हिटलर ने एक बार कहा था, इवन आफ्टर माई डेथ आई विल स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। एक सोल्जर ने पूछा कैसे, तो हिटलर ने जवाब दिया, जिस दिन इंसानियत समझ जाएगी कि मैं अपने देश को किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अब शायद धीरे धीरे वही समय आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हजारों रील्स ऐसे घूम रही है जहां लोग कहते हैं हिटलर ने जो भी किया वो ह्यूमैनिटी के लिए किया। अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या ये सच है या फिर हम बस वन साइड ऑफ स्टोरी सुन रहे हैं? क्या इतने सालों से मीडिया और टेक्स्ट बुक ने वही दिखाया जो दिखाया जाना चाहिए था? क्या हमारा दिमाग धोखा खा गया है? जिसे हम विलेन समझते आए वो किसी बड़े विलेन को छुपाने के लिए उसे विलेन बनाया जा रहा है? शायद अब वक्त आ गया है हम हिस्ट्री को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे जो पन्ने हमसे छूट गए हैं। देखिए, हम जानते हैं अडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी, कहाँ पैदा हुआ, बचपन में कैसा था, ये सब वीडियो हम यूट्यूब पे हज़ारों बार देख चुके हैं। पर ये सब कह के हम आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि वही घिसी पिटी लाइन को दोबारा से रिपीट करके आपको बोर कर। ये सब हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री का फोकस ओरिजिन स्टोरी नहीं बल्कि वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हिटलर की स्टोरी सच में डार्क होती है। और वो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1 से। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। 4 साल चली इस खूनी जंग में 2 करोड़ से भी ज्यादा जानें चली गई। जर्मनी सेंटर पावर की तरफ से लड़ रहा था और उनके बीच एक मैसेज कुरियर था अडोल्फ हिटलर। उसकी जिम्मेदारी थी जर्मन आर्मी और हेडक्वार्टर के बीच में संदेश पहुंचाना। उसका काम खतरनाक था लेकिन उसकी लगन पे सब हैरान थे। 1918 को जंग आखिरी दौर में चल रहा था। हिटलर को फ्रांस के एक गांव में पोस्टिंग मिली। उसी गांव में एक भयानक हमला हुआ, एक खतरनाक गैस अटैक। हिटलर बुरी तरह से घायल हुआ, एक आंख की रोशनी भी चली गई। घबराहट में वो भाग रहा था और उसके सामने खड़ा था एक ब्रिटिश सिपाही हेनरी टंडी। हेनरी टंडी एक ट्रेन सोल्जर था। उसने एक नियत के घायल दुश्मन को देखा और उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। उसने हिटलर को जिंदा छोड़ दिया। सोचिए, हेनरी टंडी की वो एक गोली हिस्ट्री का पूरा रुख बदल सकती थी। लेकिन उसके एक रहम के फैसले ने आगे चलकर लाखों लोगों की कुर्बानी लिख दी। हॉस्पिटल में हिटलर को वो खबर मिली जिसने हिटलर को अंदर तक तोड़ दिया था। हिटलर रो पड़ा। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये जर्मनी की गौरव का कत्ल था और इस हार की कीमत द ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ये ट्रीटी हिटलर के डिक्टेटर बनने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था। उन्हें 132 बिलियन का गोल्ड मार्क, मतलब आज के समय के 500 बिलियन से भी ज्यादा उनको पे करना था और ये राशि उनके आने वाले जनरेशन के ऊपर भी बोझ बन के रहता। पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि लोगों को एक रोटी खरीदने के लिए भी सूटकेस भर भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। लोगों को मेहनत के ऊपर से विश्वास उठ गया था। जर्मनी ने 13% की जमीन खो दी। इसी की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर इसका सीधा असर पड़ा। जर्मनी की आर्मी सिर्फ 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उनके सबमरीन, एयरफोर्स, जहाज बनने पर सीधा पाबंदी लगा दी गई। अब जर्मन को लगता था कि अब अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते हम। इन सब की वजह से जर्मनी की पब्लिक वेमर रिपब्लिक के ऊपर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और इसी की वजह से वो लोग प्रोटेस्ट पे भी उतर आए थे। और इसी आग में तेल डालने आए एक कैरिज्मेटिक स्पीकर अडोल्फ हिटलर। 1920 जर्मनी का बैटलफील्ड अब पॉलिटिक्स बन चुका था। इसी वक्त एक लीडर एंटोन ड्रेक्सलर एक छोटी सी पार्टी बनाते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब हिटलर पॉलिटिक्स में एंट्री मारता है। उसने इस पार्टी का नाम, इमेज, मैसेज सब रिपैकेज कर दिया और इस छोटी सी पार्टी बन गया नाजी पार्टी। हिटलर ने आते ही एक धमाकेदार 25 पॉइंट्स प्रोग्राम का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया और इस मैनिफेस्टो ने जर्मन पब्लिक का दिमाग हिला डाला। इसमें हिटलर ने बड़े बड़े वादे किए, जिसने उसने कहा जर्मनी को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालने का, वर्ल्ड वॉर 1 में लगे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज को तोड़ने का और फिर से जर्मनी को एक बार ग्रेट बनाने का। लेकिन ये मैनिफेस्टो एक डार्क टर्न भी लेता है। हिटलर लिखते हैं जर्मनी सिर्फ उन्हीं लोगों का घर होगा जिनकी नसों में प्योर जर्मन ब्लड बहता है, यानी कि
इमिग्रेशन को बाहर कर दिया जाएगा। यही ब्लेम गेम हिटलर की पॉलिटिक्स का बैकबोन बना और ये प्रॉमिसेस, ये एंगर, ये नेशनलिज्म जर्मन लोगों को हिटलर की तरफ खींच लाए। 1923 में सब कुछ पलट जाता है। हिटलर एक ह्यूज पॉलिटिकल स्टंट करता है, गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश, और इस रेबेलियन का नाम होता है म्यूनिक पुच। ये अटेम्प्ट फेल्ड हो जाता है और हिटलर को सीधा जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल में क्या होता है, अब कहानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। जेल में बैठे बैठे हिटलर अपनी मोस्ट फेमस बुक लिखते हैं, मेन काम्प, मेरा संघर्ष। इस बुक में हिटलर अपनी आइडियोलॉजी, फ्यूचर प्लान और जर्मनी की ब्लूप्रिंट लिख दिए जो वो पावर में आकर क्रिएट करना चाहते थे। जेल से बाहर आने के बाद हिटलर अपनी बिखरी हुई पार्टी को फिर से जोड़ता है, रीऑर्गेनाइज करता है और वो इलेक्शन के बैटलफील्ड में उतर जाता है। 1932 तक नाजी पार्टी ने पार्लियामेंट में सीट शेयर बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था, लेकिन चांसलर की कुर्सी अभी भी बहुत ज्यादा दूर थी। पावर का खेल तब शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग और उनके चांसलर फ्रांस वॉन पापेन ने सोचा कि वो हिटलर को कंट्रोल कर लेंगे। अब ऐसी सोच के पीछे मेन रीजंस थे। वॉन पापेन ने सोचा अगर मैं हिटलर को चांसलर बना दूं तो वो एक पपेट होगा, रियल पावर मेरे और हिंडनबर्ग के हाथ रहेगी, हम हिटलर की भीड़ और अपनी कंट्रोल दोनों यूज कर पाएंगे। वॉन पापेन ने सोचा हिटलर एक सोल्जर है, एक आर्टिस्ट है, उसे क्या पता पॉलिटिक्स की गहराई। 30 जनवरी 1933 को वॉन पापेन की कोशिश से हिटलर को जर्मनी की चांसलर बना दिया गया और वो खुद वाइस चांसलर बने। हिंडनबर्ग ने इसे शांति की शुरुआत माना, मगर वो जिसके साथ ये मैनिपुलेशन का गेम खेल रहे थे वही इस गेम को चला रहा था। सिर्फ एक महीने में हिटलर ने पूरा गेम ही पलट दिया। हिटलर के चांसलर बनने के ठीक एक महीने बाद जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। हिटलर और उनके साथी ने ब्लेम तुरंत कम्युनिस्ट पर डाल दिया, उन्हें कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत घोषित किया और प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को राजी किया कि वो इमरजेंसी पावर उन लोगों के ही हाथ में दे। इसके तुरंत बाद एक नया एक्ट पास हुआ, द एनेबलिंग एक्ट के नाम से। ये एक्ट के थ्रू हिटलर को पावर मिलता था कि वो पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर नया कानून पास कर सकता था और ये था लोकतंत्र का ऑफिशियली द एंड। अब सिर्फ एक ही रुकावट थी, हिटलर की अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री विंग एसी, जिसका लीडर अर्नस्ट रॉम था। एसी का साइज आर्मी से भी बड़ा हो गया था और रॉम पावर चाहता था। हिटलर ने जर्मन आर्मी का सपोर्ट पाने और अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए एक खूनी सफाई की। उसने एसिस के जरिए रोम और एसी साइकादोन के लीडर को मार डाला। ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन था जिसे हिटलर ने देश की हिफाजत के लिए जरूरी बताया। 1934 में जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हुई तो हिटलर ने प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों की पोस्ट को मर्ज कर दिया और अपने आप को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। जर्मनी का लोकतंत्र द ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से घुटनों पे आ गया। वॉन पापेन की एक गलती के कारण हिटलर को एक दरवाजा मिला और आग और खून की मदद से उसने वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब हिटलर पावर में आ चुका था और पावर में आने के बाद उसने एंटीसेमिटिज्म फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये एंटीसेमिटिज्म है क्या? देखो, एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है जूस को हेट करना। अब जब बात आती है एंटीसेमिटिज्म की तो लोगों को लगता है एंटीसेमिटिज्म हिटलर ने ही फैलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जूस को थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हेट मिलते आ रहा है और उनको हेट मिलने का मेन रीज़न है उनका रिलीजियन। अब ये हेट फैला कैसे, इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा पास्ट में। 63 BC जेरूसलम में जूस का हुकूमत चल रहा था। तब रोमन किंग पोम्पे द ग्रेट ने जेरूसलम में अटैक करके जेरूसलम जीत लिया था। जीतने के बाद रोमन्स ने जूस को वहाँ पर रहने की परमिशन दी थी और वो लोग शांति से रह रहे थे, पर ये शांति ज़्यादा दिन नहीं चली। रोमन्स ने कहा तुम लोग मूर्ति पूजा करो, और जब जूस ने मना कर दिया तब जूस एंड रोमन के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। इवेंचुअली जूस को वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल करने के बाद वो लोग यूरोप और वर्ल्ड के हर जगह फैल गए। ऐसे करके उनको हेट मिलता आ रहा था। इवन बाइबल के न्यू टेस्टमेंट में ये लिखा है कि जीसस को मानने वाला जूस ही है। एंड ऑल्सो जूस के रिलीजियस बुक तालमुद में ऐसे ऐसे रूल्स लिखा है जिसको अगर कोई आम व्यक्ति देखेगा तो वो जूस को और भी ज्यादा हेट करने लगेगा। लेकिन ये तालमुद है क्या? तोरा का मतलब होता है शिक्षा या टीचिंग। ये जूइश धर्म का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तोरा दो तरीके से है, रिटन तोरा एंड ओरल तोरा। रिटन तोरा हिब्रू बाइबल है जिसमें 613 कमांडमेंट दिए गए हैं। ये जुडियज्म की बुनियाद है। ओरल तोरा वो परंपरा है जो सदियों से जुबानी आगे बढ़ती आ रही है। ये वो बताती है कि लिखे हुए नियम को आज की जिंदगी में कैसे लागू करना है। तालमुद इसी ओरल तोरा का लिखित रूप है। तालमुद क्या है? ये रैबाइस की लंबे बहस है।
सिंपल शब्दों में ये आज की जूइश कानून का ब्रेन है एंड हर जूइश स्टूडेंट इसकी पढ़ाई करती है। इसी रिलीजियस बुक में ऐसे ऐसे रूल्स लिखा गया है जो इतना ज्यादा घटिया है कि अगर मैं आपको ना पढ़ के सुनाऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि बाबा मेजिया 114b, द जूइश पीपल आर कॉल्ड मैन बट जेनेटाइल्स आर नॉट कॉल्ड मैन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जेनेटाइल्स का मतलब होता है नॉन जू। इसी तालमुद का एक और रूल सुनिए, सैनहेड्रिन 59a, a gentile who engage in Torah study is liable to receive death penalty। मतलब अगर कोई नॉन जू इस तोरा को पढ़ता है या फिर सुनता है तो उसको डेथ पेनल्टी मिल सकता है। और ये रूल्स यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। A girl who is 3 years and 1 day old whose father arranged her betrothal is betrothed with intercourse। मतलब एक बच्ची है जिसका उम्र 3 साल और 1 दिन है, उसकी पापा उसकी शादी फिक्स कर देती है और उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाला काम हो जाए तो उस शादी को पूरी तरीके से मान्यता दी जाए। मतलब आप सोच सकते हो 3 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते और ये तालमुद में लिखा गया है। और इसके आगे भी लिखा गया है, और अगर उसका पति मर जाए तो उसका पति का भाई यबम का मतलब होता है पति का भाई, उसे शादी करके उसे अपनी बीबी बना लेता था। पिछले साल नेतन्याहू ने पैलेस्तीनियों को एमलेक कहा। You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember and we are fighting our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel. एमलेक क्या है? ये बाइबल की एक पुरानी कहानी है जहाँ इजराइलियों ने एक पूरी जाति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। याहवे जो एक ज्यूज गॉड है, उसने आदेश दिया था कि औरतों और बच्चों सबको मार डालो ताकि उनका वंश ही खत्म हो जाए। तालमुदी कानून में एक सोच है कि हम दुश्मनों की परवाह नहीं करते। गैर जूइश लोगों को इंसानी आत्मा वाला नहीं माना जाता एंड उनके जिंदगी की परवाह नहीं की जाती। ये तालमुद शिक्षा आज के जूइश कानून का शक्ति है जिसमें धार्मिक नियम और विवादित सोच शामिल है। इन सब रीजनों की वजह से उन लोगों को कहीं काम नहीं मिलता था। जब सिस्टम उन लोगों के खिलाफ हो गया तब उन लोगों ने अपना ही खुद का एक सिस्टम बना लिया और इस सिस्टम के चलते वो लोग ज्यादातर शेडी और इलीगल बिजनेस ही ओन करते। ये सब करके उन लोगों ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि जर्मनी की माइक्रो माइनॉरिटी होने के बावजूद भी वो जर्मनी को काइंड ऑफ रूल करने लगे। माना ये जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ जाके ऑपोजिशन को सपोर्ट किया था, खुद के ही देश के साथ गद्दारी किया था। जूस को हेट करने का एक और रीजन माना जाता है, हिटलर एक स्किल आर्टिस्ट थे। जब वो एडमिशन के लिए वियना के कॉलेज गया था तब हिटलर को रिजेक्ट करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि एक जूस ही था। और आगे चल के इसी हेट्रेड की वजह से हिटलर ने 60 लाख जूस को मारा था, नोन एज हॉलोकॉस्ट। इवन लोग ये भी कहते हैं कि हिटलर ने जूस को कहीं जाने का मौका नहीं दिया था, उन लोगों को टॉर्चर करके मारा था। पर इस वीडियो में जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमको पता चला हवारा एग्रीमेंट के बारे में। तो आखिर ये हवारा एग्रीमेंट है क्या? 1933 नाजी रिजिम का टारगेट एब्सोल्युटली क्लियर था, ज्यूज को जर्मन से हटाओ। इस टेंशन फील्ड के वक्त में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होता है जो हिस्टोरियन को शॉक, कंफ्यूज और डिबेट में डाल देता है। इसका नाम था हवारा एग्रीमेंट। सिंपल शब्दों में ये एक ट्रांसफर एग्रीमेंट था जो कि नाजी जर्मनी और ज्यूस लीडर के बीच हुआ। इस एग्रीमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स थे। हवारा एग्रीमेंट के थ्रू जर्मन के ज्यूस अपने कुछ पैसे जर्मनी से ट्रांसफर करके पैलेस्टाइन ले जा सकते थे। कैसे? एक इकोनॉमिकल ट्रिक मेथड से। ज्यूस इमिग्रेंट अपनी सेविंग्स जर्मन बैंक से जमा करके जर्मनी उन पैसे से एक्सपोर्ट्स गुड्स पैलेस्टाइन भेजती। पैलेस्टाइन में उन गुड्स को बेचकर उन इमिग्रेंट को उनका पैसा मिल जाता। तो ऐसे करके कुछ ज्यूस पैलेस्टाइन चले गए और ज्यादातर ज्यूस जर्मनी पे रह गए। अब अगर उस 60 लाख के फिगर पे आते हैं तो कुछ हिस्टोरियंस इस 60 लाख के फिगर को डिनाई करते हैं। पर सुनिए, फिगर 60 लाख का हो या 60,000, गलत तो गलत ही होता है। हम यहाँ पर हिटलर के जुल्मों को जस्टिफाई नहीं करने आए हैं। हम यहाँ ये बताना है कि नफरत कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बन सकता। किसी का धर्म, जाति, कौम कभी भी किसी को मारने का रीजन नहीं बन सकता, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा रूल सिंपल है। इंसान इंसान होता है, उसकी जिंदगी की वैल्यू कभी नंबर से नहीं, इंसानी एहसास से होती है। लेकिन आज हम एक इंटरेस्टिंग और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाले हैं, एक सवाल जो आम टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलता। जब हम मास मर्डर की बात करते हैं तब हिटलर टॉप 5 के अंदर भी नहीं आता। सुनने में थोड़ा शौक लग रहा है ना, पर ये एक फैक्ट है।
तो फिर हम जब मास मर्डरर या फिर मास किलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हिटलर का नाम ही क्यों आता है? आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर किसी एआई टूल या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा वर्ल्ड मोस्ट क्रूएल लीडर या फिर हिस्ट्री नंबर 1 विलेन, तो आपको हिटलर का नाम ही सबसे पहले दिखेगा। चाहे वो सोवियत पर्ज हो, चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो या कंबोडिया का जेनोसाइड हो, न्यूमेरिकली हिटलर से ज्यादा लोगों को मारा। तो फिर जब भी वर्ल्ड मोस्ट इविल का नाम आता है तो सबसे पहले हमें हिटलर ही क्यों दिखाई देता है? आखिर ये कौन डिसाइड करता है कि हिस्ट्री का नंबर 1 विलेन कौन है? क्या ये लिस्ट झूठ बोल रहा है या फिर हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई गई है? ना सच थोड़ा और गहरा है, बहुत गहरा। देखो, एक पुरानी कहावत है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर। जो जीतता है कागज कलम उनके ही हाथ में होता है और जो कलम पकड़ता है वो नैरेटिव लिखता है। हिटलर हार गया था और उसकी हार ने उसके क्राइम को ग्लोबल स्पॉटलाइट दे दिया। आखिर में एक बात याद रखना, नैरेटिव बनाता कौन है? जो बच जाता है। और दुनिया वही याद रखता है जो लिखा जाता है, ना कि हमेशा जो हुआ था।